इस साल की शुरुआत से ही चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर आक्रामक रुख दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन उस समय यानी 1962 के समय की जवाहरलाल नेहरू सरकार हिंदी चीनी भाई भाई के नशे में डूबी हुई थी। लेकिन यह नशा 20 अक्टूबर यानी आज ही के दिन सुबह सुबह 5 बजे तब चूर चूर हो गया जब चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर एक साथ हमला कर दिया। 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 तक चले इस युद्ध में भारत को हार मिली थी। दुर्भाग्य है, हमें ये बात स्वीकार करनी पड़ रही है कि इस युद्ध में भारत हारा नहीं था, बहुत बुरी तरह से हारा था। और इस हार की टीस आज भी हर भारतीय को चुभती है, हर भारतीय को दर्द देती है। हर भारतीय की आत्मा पर यह बोझ है कि हम 1962 में चीन से कैसे हारे। भारत के 3,2500 सैनिक इस युद्ध में शहीद हो गए और चीन ने भारत की करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। फिर से सुन लीजिए, 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी चली गई थी। आज भी इसमें से एक बड़े हिस्से पर चीन का ही कब्जा है। यह जमीन आकार में स्विट्जरलैंड के क्षेत्रफल के बराबर है। पूरा एक स्विट्जरलैंड हमसे छीन लिया। 1962 की हार आज भी भारत की आत्मा पर एक बोझ है। लेकिन असल में यह हार भारत की सेना की नहीं थी, बल्कि भारत की तत्कालीन सरकार की हार थी। 1962 में सितंबर और अक्टूबर के महीने में चीन भारत पर हमले की तैयारी कर रहा था। लेकिन 8 सितंबर 1962 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कॉमनवेल्थ देशों के एक सम्मेलन में हिस्सा लेने देश के बाहर चले गए। वो 2 अक्टूबर को भारत लौटे और फिर 12 अक्टूबर को श्रीलंका चले गए और वहां से 16 अक्टूबर को यानी युद्ध शुरू होने से सिर्फ 4 दिन पहले वो भारत वापस लौटे। इतना ही नहीं, तब देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री वी के कृष्ण मेनन भी 17 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क चले गए थे और वो भी युद्ध शुरू होने से सिर्फ 20 दिन पहले यानी 30 सितंबर 1962 को भारत लौटे। यह हाल था उस समय की सरकार का। यहां तक कि तब भारतीय सेना के उस समय के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिजमोहन कौल भी कश्मीर में छुट्टियां मना रहे थे, जहां से वो युद्ध शुरू होने से 18 दिन पहले यानी 2 अक्टूबर को ही लौटे। यानी उस समय की सरकार और ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं था कि चीन सीमा पर हो रही छोटी मोटी झड़प को एक बहुत बड़े युद्ध में बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन लोगों की सारी गलतफहमियां 20 अक्टूबर 1962 को दूर हो गई। चीन भारत पर हमला कर चुका था और उसका इरादा लद्दाख में चिपचैप वैली और अरुणाचल प्रदेश में नामकाचू नदी से भी आगे के इलाकों पर कब्जा करने का था। 24 अक्टूबर 1962 तक चीन भारत में 15 किलोमीटर अंदर तक आ चुका था। युद्ध शुरू होने के 2 से 3 दिन के अंदर ही चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक पहुंच चुकी थी और तवांग को अपने कब्जे में ले चुकी थी। उधर लद्दाख में भी इतने ही समय में चीन ने गलवान, पेंगोंग लेक और चुशूल जैसे इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया था। सोचिए, आज जिस गलवान की हम बात करते हैं, जहां पर भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, इस गलवान को भी इन्होंने ले लिया था। लेकिन भारत ये युद्ध असल में 4 वर्ष पहले ही हार गया था। वर्ष 1957 तक चीन एक तरह से अक्साई चिन पर कब्जा कर चुका था, जो भारत के लद्दाख का हिस्सा है। 1957 में चीन ने शिनजियांग को तिब्बत से जोड़ने वाली एक ऐसी सड़क बनाई थी जो अक्साई चिन से होकर गुजरती थी। लेकिन 62 के युद्ध के बाद अक्साई चिन पर चीन का दावा और मजबूत हो गया और उसने आकार में 38,000 वर्ग किलोमीटर बड़े और एक रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण इलाके पर आधिकारिक रूप से अपना कब्जा कर लिया। इस युद्ध के 4 महीने के बाद पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर में आने वाली सक्षम वैली को भी चीन को सौंप दिया, जो आकार में 5,000 वर्ग किलोमीटर की थी। इस तरह से कुल मिलाकर आज भी चीन का भारत के 43,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा है। 62 में चीन ने लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और असम पर हमला किया था, लेकिन 21 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम का ऐलान किया और चीन की सेना अपने पहले वाली जगह पर वापस लौट गई, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि उसने भारत को और भारत की सेना को बहुत अच्छा सबक सिखा दिया है। उस समय भारत की सेना के पास संसाधनों की बहुत कमी थी। भारत के सैनिकों के पास ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों में इतना भीषण युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग भी नहीं थी। सैनिकों के पास ना तो ठंड रोकने वाली वर्दियां थीं, ना उनके पास जूते थे और ना ही आधुनिक हथियार। फिर भी भारत के सैनिक चीन के साथ पूरी ताकत से लड़े, सिर्फ अपने जज्बे के दम पर, सिर्फ देशभक्ति की ताकत के दम पर, और कई मोर्चों से चीन को उन्होंने पीछे भी खदेड़ दिया।
ये सब कुछ जो हुआ ये हथियारों से नहीं हुआ, ये जज्बे से हुआ था, बहादुरी से हुआ था। लेकिन 2021 का भारत 1962 वाला नहीं है। आज भारत ने LAC पर बहुत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है और लद्दाख के साथ अरुणाचल प्रदेश में भी जबरदस्त तरीके से अपनी तैनाती बढ़ा दी है। आज हमने उसी जगह से यानी अरुणाचल प्रदेश से आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि आज भारत 1962 वाला भारत क्यों नहीं है और ये 2021 का भारत है जो चीन की किसी भी चाल से निपटने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। ये खबर देखकर, ये ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आज आपको भी ना सिर्फ आप गर्वान्वित महसूस करेंगे बल्कि सुरक्षित भी महसूस करेंगे। पिछले 1.5 साल में चीन ने कई बार भारत को धमकाया है कि वो 1962 को याद रखे। वाकई वो हार बेहद अपमानजनक थी, लेकिन अब ब्रह्मपुत्र में बहुत पानी बह चुका है। 2021 में भारत की उन जगहों पर कैसी तैयारी है जहां चीन ने 1962 में आसानी से कब्जा कर लिया था। जी न्यूज की टीम अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ कंट्रोल पर गई ताकि जाना जा सके कि भारतीय सेना की तैनाती कितनी मजबूत है। 20 अक्टूबर 1962, समय सुबह 5:15 बजे, जगह तब का नेफा और अब के अरुणाचल प्रदेश की एक छोटी सी नदी नामकाचू। ये शब्द हर भारतीय के दिल में गर्म सलाख से दागे हुए हैं। 21 अक्टूबर 2021 यानी कल इस दुखद हार और अपमान के 60वें साल की शुरुआत होगी, यानी उस समय पैदा हुआ बच्चा अब बूढ़ा हो रहा होगा, पर न तो उस दुखद हार के जख्म भरे हैं और न ही उस अपमान के घाव कम हुए हैं। उस अपमान ने हर भारतीय के दिल में एक बात बहुत अच्छे से बिठा दी कि अगर दुनिया में सम्मान से जीना है तो ताकतवर होना होगा। अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना दावा करता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दावा तवांग शहर पर है। तवांग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और इसकी दूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से केवल 20 किलोमीटर है। एरियल डिस्टेंस यानी हवा से दूरी केवल 7 किलोमीटर है, इसलिए यहाँ हवाई हमले से सुरक्षा को चौकस किया गया है। अगर दुश्मन का टारगेट एयरक्राफ्ट या कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नजर आता है तो ये गन एक बार अगर उसे ट्रैक कर लेती है तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से अपने बैरल को घुमाती रहती है और जब भी वो क्रॉस वायर में आता है उस पर फायर करती रहती है। आसमानी निशाने पर इसकी रेंज 3.5 किलोमीटर है और जमीन पर अगर इस गन से मार की जाए तो वो लगभग 3 किलोमीटर है। भरोसेमंद है, भारतीय सेना के पास लंबे अरसे से है और भारतीय सेना इस एयर डिफेंस गन पर बहुत भरोसा करती है। भारत दुनिया का सबसे आधुनिक और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीद रहा है, लेकिन लंबी सरहद पर छोटे हवाई हमलों से निपटने के लिए L-70 जैसी एयर डिफेंस गन पर्याप्त है। पुरानी गन की कमियों को दूर करने के लिए इसमें अत्याधुनिक कंपोनेंट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये लो लेवल एयर थ्रेट जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, अटैक हेलीकॉप्टर्स और मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स का सामना कर सके। टारगेट एक्विजिशन और ऑटोमेटिक ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसमें डे लाइट टेलीविजन कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा और लेजर रेंज फाइंडर का इस्तेमाल किया गया है। जैसे जैसे LAC की तरफ बढ़ते जाते हैं, ऊंचाई और खराब मौसम असर दिखाने लगते हैं। LAC की तवांग से दूरी केवल 20 किलोमीटर है, लेकिन ऊंचाई का अंतर 5 से 6,000 फीट। चढ़ाई तीखी है और यहाँ की बरसात और बर्फबारी इसे और मुश्किल बनाती है। कोहरा बहुत घना होता है और अक्सर विजिबिलिटी बहुत कम होती है। 1962 में ये सारी दूरियां पैदल तय की जाती थी और सामान ले जाने के लिए ज्यादातर खच्चर काम में आते थे। अब सड़क आपको सीधा LAC तक पहुंचाती है। बुमला के पास ही सूबेदार जोगिंदर सिंह मेमोरियल है, जिन्होंने 23 अक्टूबर 1962 को 20 सैनिकों के साथ सैकड़ों चीनी सैनिकों के हमले को रोका था। बुमला की बारी 2 दिन बाद आई। 23 अक्टूबर को 8वीं सिख के प्लाटून ने चीनियों की कई हमले रोके। जब गोलियां खत्म हो गईं,
तो सिख सैनिकों ने अपनी संगीनों से चीनियों का सामना किया। आखिरकार एक एक सैनिक यहां बुमला को बचाते हुए मारा गया। हम इस वक्त 15,000 फीट पर जोगिंदर वॉर मेमोरियल में है। सूबेदार जोगिंदर सिंह को इस लड़ाई के लिए भारत का वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया था। 15,000 फीट की ऊंचाई पर यह लड़ाई गोला बारूद खत्म होने के बाद आखिरी गोली आखिरी सैनिक के सिद्धांत को मानते हुए संगीनों और चाकुओं से लड़ी। 5 अक्टूबर 1961 को भारत सरकार ने चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए 60 चौकियां बनाई थी। इसे फॉरवर्ड पॉलिसी का नाम दिया गया और पॉलिसी के तौर पर यह अच्छी भी थी, लेकिन ये चौकियां बहुत कमजोर थीं और चीनी सेना के पहले हमले में ही ढह गईं। हमलों का सामना केवल बंकर से ही नहीं किया जा सकता। LAC पर अगर दुश्मन आगे बढ़ता है तो उसके हर हमले को रोकने की तैयारी है, चाहे वो टैंक हो या बड़ी तादाद में पैदल सैनिक। LAC के पास सुरक्षित ठिकानों पर भारत की वो तोप तैनात है जिसने अपने आप को करगिल की लड़ाई में साबित किया है। यहाँ भी बोफोर्स की तैनाती है और बोफोर्स को पहाड़ों की लड़ाई का सबसे कारगर हथियार माना जाता है। यहाँ बोफोर्स में कुछ नए उपकरण भी जोड़े गए हैं ताकि दुश्मन पर बहुत तेजी से भारी गोलाबारी की जा सके। बोफोर्स को सड़क के रास्ते लाया जाता है, लेकिन अब भारतीय सेना में हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाई जाने वाली अल्ट्रालाइट हॉविट्जर भी शामिल हो चुकी है और यहाँ LAC पर उनकी तैनाती भी है। 1962 के अक्टूबर में इस इलाके में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के पास उतना ही गोला बारूद था जितना वो लंबे पैदल मार्च में अपने साथ अपने कंधों पर लेकर आ पाए। तकरीबन हर सैनिक के पास 100 के आसपास कारतूस थे, बहुत हल्के मोर्टार थे और उनके राउंड्स भी 3 से 4 ही थे, यानी जितने सैनिक अपने कंधों पर लेकर ला पाए। चीनियों की भारी गोलाबारी का जवाब देने के लिए भारतीय सैनिकों के पास न तो बड़े और भारी मोर्टार थे और तोपखाना या तो था नहीं या बहुत ही कम था, ना के बराबर था। लेकिन अब इस इलाके में तैनात सैनिकों की मदद के लिए M777 और बोफोर्स जैसी भारी और लंबी दूरी तक मार करने वाली अत्याधुनिक तोपें हैं। पिछले 1.5 साल में आपने कई बार ये सुना होगा कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये नया भारत है। लेकिन इस नए भारत और 1962 के भारत में फर्क क्या है, वो आपको यहां हमने दिखाया। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, बुमला, अरुणाचल प्रदेश। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.